बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट नहीं देखा तो आपने इस चैप्टर में यानी 10th क्लास का साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है NCERT के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बहुत कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो आप जाएं पहले जाके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखना। देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड इसमें जो सबसे पहला है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो ध्यान रखना, रिएक्शंस में ऐसा खेल है कि जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी सीधी सी चीज़ है, दो चीज़ें कंबाइन हो रही होंगी, दो केमिकल कंबाइन हो रहे होंगे। ठीक है, एक मान लो A है आपके पास, दूसरा B है, दोनों क्या हो रहे होंगे, कंबाइन हो करके आपको क्या दे रहे होंगे, C दे रहे होंगे। ठीक है, यानी A एंड B ने रिएक्शन किया, दोनों कंबाइन हो गए तो हमें C मिला, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यही है डेफिनेशन कि दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या करें, कंबाइन करें और हमें क्या दे दें, सिंगल सब्सटेंस दे दें। हम एक और डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, कॉपी लेके पेन लेकर के तब वीडियो देखा करो ताकि आप इन चीज़ों को लिख भी पाओ। ठीक है, अब सुनो, जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, मान लो मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, ये आप शुरू से ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, वो प्रीवियस वीडियोस में मैं वो नहीं बता पाया आपको। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिख रहा होगा कि भाई ध्यान रखना, जो फिज़िकल स्टेट है, जो ये एलिमेंट्स हैं, इनका जो फिज़िकल स्टेट है ये हमें रिएक्शन में दिखाना होता है। ठीक है, तो फिज़िकल स्टेट कैसे हो गया, सॉलिड, सॉलिड के लिए हम दिखाते हैं S और ऐसे ब्रैकेट भी लगाते हैं। ठीक है, लिक्विड के लिए L। ठीक है, गैस के लिए G, AQEOUS एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AQ से। ठीक है, ये फिज़िकल स्टेट्स हैं जो जैसा भी एलिमेंट होगा, ठीक है, सॉलिड होगा तो S से, लिक्विड होगा तो L से, गैस होगा तो G से और एक्वस हुआ तो AQ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्या कि भाई मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो MgO बनेगा। ठीक है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यही मैंने बोला, आपके पास कॉपी होगा तो आप लिख पाओगे कि ये जो एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स मिले तो ये कंपाउंड जो बना इसका नाम क्या है। ठीक है, ये मैं बोलूँगा, आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में। तो ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा, दोनों कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मिलेगा और पाउडर भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये सॉलिड है। हाइड्रोजन गैस को जब रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है, तो हमें मिलेगा H2O यानी वाटर मिलेगा और ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O दे रहे हैं। ठीक है, कोल, कार्बन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे। ठीक है, कार्बन क्या, सॉलिड, ऑक्सीजन अगेन क्या, गैस, आपको क्या देगा, CO2 देगा। CO2 क्या होगा, गैस होगा। ठीक, और साथ में हीट भी रिलीज होगी, हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, अब सुनो, तो यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, H2 प्लस Cl2 यानी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमें मिलेगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। दोबारा सुन लेना, ये क्या होगा, HCl, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो हमें इधर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड,
हाइड्रोजन क्लोराइड बोला भी है मैंने, दिख ना रहा हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप बोलोगे कि पहले सुन लो, हाइड्रोजन है, गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों देखो कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड देंगे। लेकिन आप ना ये पढ़े हो कि HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये एक बात का यहाँ पर खास ध्यान रखना भाई, क्या कि when we mix hydrogen chloride, when we mix hydrogen chloride with water, अरे क्या हो गया है, with water, then we get hydrochloric acid। ठीक है भाई, जब आप इस हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि गैसियस फॉर्म में मिलेगा, ध्यान रखना, हाइड्रोजन क्लोराइड को जब आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तब आपको मिलेगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये LCIUM कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। क्विक लाइम को जब वाटर के साथ, H2O तो पता ही है आपको, वाटर के साथ क्या करेंगे, मिक्स करते हैं, ठीक है। आप अपने घरों में भी वो जो दीवारों पे सफ़ेदी करने के लिए लाते हो ना, और उसको जब आप वाटर के साथ मिलाते हो तो आप देखते हो बुलबुले निकलते हैं उसमें से, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, ठीक है। तो वो हीट निकलने के बाद ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के वो क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और बहुत मात्रा में क्या निकलती है, हीट। तो यहाँ पर भी जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, कंबाइन होकर के हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। एंड जब वाटर के साथ ये मिक्स हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। क्लियर इतना? तो ये बात आपके समझ में आ गई। ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक खास बात और होती है अधिकांश रिएक्शंस में, कि जब A और B, यहाँ पर क्या था हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था इसके अंदर, कि जब मार्कर मुझे ना दूसरा लेने दो एक बार, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि A प्लस B दोनों कंबाइन होकर हमें दे देंगे AB या C दे देंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना, जब A प्लस B मिक्स होंगे, AB भी मिलेगा, प्रोडक्ट तो मिलेगा, साथ में अगर हीट मिल रहा है, हीट मिल रहा है या एनर्जी मिल रही है, ठीक है बेटा, तो हम ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखो नाम में ही काम है, मैंने बोला टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जैसा नाम है वैसा काम है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हुआ, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक थर्मल, यानी थर्मल का यानी हीट का यानी एनर्जी का बाहर निकलना, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। दो डेफिनेशन भी है, अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, किस फॉर्म में, लाइट या फिर हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप अपने घरों में देखते हो, LPG, ठीक है। LPG क्या है, एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा फॉर्म में निकलती है, ठीक है, लाइट भी निकलता है और हीट भी निकलता है, तो हम इसको बोलेंगे एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। अगली चीज़ देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है बायोगैस वगैरह, ठीक है, उसमें मीथेन, CH4 क्या है, ये मीथेन है, मीथेन है, ठीक है। तो जब हम CH4 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है।
तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आप ग्लूकोज लेते हो, अरे भैया आलू चावल ये सारी चीज़ें खाते हो, उनमें ग्लूकोज वगैरह रहता है। ठीक है, तो आप ग्लूकोज लेते हो। ठीक है, जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन कैसे, हमारे सांसों के द्वारा हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो सांसों के द्वारा ऑक्सीजन गया और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी हम रिलीज करते हैं, एंड हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलता है, ऐसा नहीं कि ग्लूकोज है वो वापस एनर्जी ले लेता है हमारी बॉडी से, नहीं, हमें एनर्जी देता है। तो ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, इसके भी डेफिनेशन एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। एंड फिर से वही, जैसा नाम वैसा काम। डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, टूट फूट हो जाना। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास सिंगल रिएक्टेंट होगा। जाहिर सी बात, आप इसको कुछ दोगे तो तीन चीज़ें दोगे, या तो हीट दोगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इसमें, या फिर आप इसको लाइट दोगे। अब लाइट आप सनलाइट भी दे सकते हो या बल्ब की लाइट भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी दोगे, उसको हीट दोगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इसमें से, या फिर इसको लाइट दोगे। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, टूट करके डिकम्पोज होके आपको क्या दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे, प्रोडक्ट्स दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होगा, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसमें क्या था, बाहर निकल रहा था। यहाँ पर हीट क्या होगा, ए बी ऑब्जर्व करेगा हीट को। ठीक है, जब एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट टूट करके क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो ब्रेक डाउन होकर आपको क्या देगा, सिंपलर प्रोडक्ट्स देगा, सिंपलर प्रोडक्ट्स देगा। तो अपन प्यार से इसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आ रही है समझ में। चलो, अब यहाँ पर एक बात और, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो चीज़ें जुड़ रही थी, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था। ठीक है, समझ रहे हो ना, देखो ना उल्टा ही तो हो रहा है यार, समझते नहीं हो तुम। ए प्लस बी कंबाइन होकर क्या दे रहे थे, ए बी, तो कॉम्बिनेशन। सिंगल है, टूट कर दो अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है, या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट भी दे सकता है, तो डीकम्पोजिशन। यहाँ पर हीट बाहर भी निकल रहा था। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक। यहाँ पर हीट बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही रह रहा है, तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा ये। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी कहाँ रह रही है, अंदर रह रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, है ना आसान। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये भाई साहब हैं CaCO3, इनको दिया हीट, ये भाई साहब टूट गए और टूट करके इन्होंने बना दिया CaO एंड बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो CaCO3 है ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हीट दिया तो बना देंगे कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तो पता ही है यार, इतने बार पढ़ चुके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक्साइटमेंट में बोल गया, सॉरी, CO2। अच्छा, अगली चीज़ ये है वाटर, H2O, सबको पता है। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करा, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उसमें से क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड ये यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, यहाँ पे हीट की वजह से हो रहा था। ठीक है, अब AgCl है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं,
सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसमें इसको हमने क्या करा, लाइट की प्रेजेंस में रखा। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड ये सॉलिड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सनलाइट में रख दो या बल्ब की लाइट में हमने रख दिया। इसका जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी था उसमें यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, यूज़ किया जाता था, अब कहाँ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिलता है। ठीक है, तो AgCl लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो इसमें जो सिल्वर भाई साहब हैं वो अलग हो जाएंगे सॉलिड की फॉर्म में, और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उड़ जाएगा, चला जाएगा कहीं। क्लियर है? क्लोरीन ही लिख लो यार, जी तो लिखा ही है गैस। ठीक, तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का खेल। यहाँ पर मुद्दे की चीज़ ध्यान से सुनना, फिर डिस्कस करूँगा। अभी यहाँ पर हमने हीट दिया यानी थर्म दिया। ठीक है, तो ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से होता है उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और जो लाइट की वजह से होता है उसको बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं हमारे पास, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर मैं, अच्छा हाँ, यहाँ पे आप बोलोगे कि एंडोथर्मिक का तो देखो ना, ध्यान रखना, एंडोथर्मिक, एंडो यानी थर्म कहाँ रहेगा, अंदर, अंदर रहेगा, तो अंदर रहने का मतलब है एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एक्सो मतलब बाहर निकलेगा, आसान है ना। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स आप यही लिख सकते हो। क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबने हीट क्या किया, एब्जॉर्ब करा है, बाहर किसी ने नहीं निकाला है। आ रही बात समझ में? तो आप सेम एग्जांपल इसमें भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो आप इसको नोट करो, फिर मैं डीकम्पोजिशन के जो टाइप्स हैं 3 उनके डेफिनेशन को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, एंड टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला जो है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड तीसरा फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर इनके डेफिनेशन की एक देखो, इनके तो एक एक एग्जांपल तो मैंने जो अभी डीकम्पोजिशन का रिएक्शन जो करवाया है उसमें दे दिया है, एक एक एग्जांपल, और एक एक एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल गए, यानी सबके 2-2 एग्जांपल्स हो गए आपके पास। ठीक है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के सोचो आपके पास 3 और 3 6 रिएक्शंस हो गए। क्लियर है? एंड एंडोथर्मिक के भी 6 रिएक्शंस हो गए। अरे बात समझ में? तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। अब सुनो, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो थर्मल के द्वारा होता है, यानी हीट के द्वारा होता है, यानी अ रिएक्शन विच कैरिड आउट बाय हीट। रिएक्शन विच कैरिड आउट बाय हीट यानी ऐसा रिएक्शन जो हीट के द्वारा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, आप बना के लिखना चाहो तो और लिख सकते हो क्या, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीट आर नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली आप इसके लिए और इसके लिए लिख सकते हैं। अब सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा, तो कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसके द्वारा होगा, लाइट के द्वारा, तो कैरिड आउट बाय लाइट। क्लियर है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, और जो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो लाइट के द्वारा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे हमने लिया ये FeSO4। ठीक है, ये हमने लिया फेरस सल्फेट। क्या लिया ये, फेरस सल्फेट। ठीक है भाई, ये लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से ये इंक विंक मिल नहीं रहा मुझे रेड, नहीं तो वो ज़्यादा मतलब सुटेबल रहता, आपको मार्क करने में, समझाने में ज़्यादा सहूलियत मिलती मुझे, बट जो है जितना है उतने में हमें रहना है। ठीक है, और जब मैं फेरस सल्फेट को क्या दूंगा, हीट दूंगा, ठीक है, तो वो 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ पर फेरस सल्फेट टूट के बनाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, और बनाएगा सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, एंड बनाएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड,
सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, बाकी तो ठीक है। ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये सल्फर ऑक्साइड है एंड ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या करा, NaCl जो सोडियम क्लोराइड है पानी के अंदर मिक्स करा एंड पास करा इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें से सोडियम एंड क्लोरीन गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये तो पता है ना, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम एंड दिस इज क्लोरीन गैस। ठीक है, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, इसको लाइट की प्रेजेंस में रख दिया तो सिल्वर अगेन क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा एंड ब्रोमीन गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये ब्रोमीन है। ठीक है, क्लियर है। तो ये है टाइप्स किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ये मैंने एलिमेंट्स याद करने का शॉर्ट ट्रिक बता रखा है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ऊपर से, तो आप वहाँ से याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में थर्ड एंड फोर्थ टाइप की, एंड भाई इसमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो फिर से वही बोलूँगा, जैसा नाम वैसा काम, लेकिन यहाँ पे काम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसको समझेंगे भी अलग तरीके से। ध्यान से मेरी बात सुनना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट, ठीक है, दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा, टेक प्लेस द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की क्या ले लेगा, जगह ले लेगा इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में। ठीक है, अब जब मैं क्यों बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट पार्ट जाकर देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, वहाँ पे मैंने कंपाउंड बताया है। कंपाउंड के 3 टाइप बताए हैं, उनमें से एक टाइप होता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में बात हो रही है आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट में कह रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेगा, किसमें, कंपाउंड में। ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की बात होगी। पहले तो आयनिक कंपाउंड की क्या पहचान है कि भैया आयनिक कंपाउंड में, जैसे मान लो AB है, ये कोई आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान होगी कि ये जो पहला वाला है ये प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा। जैसे NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये एक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो लेना देना चलता है, एक डोनर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक, तो देखो A के ऊपर प्लस और B के ऊपर माइनस, जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगा, तो मान लो C एलिमेंट के साथ, कौन सा एलिमेंट, मेटल एलिमेंट के साथ मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट है इस कंपाउंड के मेटल एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यानी आफ्टर रिएक्शन A प्लस की जगह पे कौन आ जाएगा, C प्लस और B माइनस के साथ, और यहाँ पर अकेला कौन रह जाएगा, A प्लस। यही तो बोल रहा है यार डेफिनेशन, कह रहा वन एलिमेंट टेक प्लेस द अनदर एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है इसने इस एलिमेंट की जगह ले ली, किसमें, इन अ कंपाउंड। अबे कंपाउंड ही तो है ये, इस कंपाउंड में इस एलिमेंट ने इस एलिमेंट की जगह ले ली। क्लियर है। तो देखो ना, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को क्या करा, डिस्प्लेस, एक ही एलिमेंट ने करा, तो इसको बोला गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये है आपके बचपन की बात, आपको आयनिक कंपाउंड बताया गया होगा, आप फर्स्ट पार्ट जाके मेरा देख लो, मैंने उसके अंदर कंपाउंड इसीलिए बताया है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। क्लियर है। तो सुनो, आयनिक कंपाउंड मेटल के साथ मिला, मेटल ने आयनिक कंपाउंड के एक मेटल को क्या कर दिया, रिप्लेस। तो अपन प्यार से बोलेंगे कि यहाँ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई बात समझ में। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में देखते हैं। देखो CuSO4 है, तो ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। ठीक, जिंक है, ये होता है प्लस। ये 9th का सिलेबस है, ध्यान रखना। क्लियर है। आयनिक कंपाउंड आपको वहाँ जरूर पढ़ाया गया होगा, जिसमें आपने कैटायन एनायन वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, एंड रिसीवर एंड डोनर पढ़ा होगा। अब सुनो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिंक आ गया Cu की जगह पे और Cu रह गया अकेला, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी माइनस, रहेगा कंपाउंड ही, एंड कॉपर हो गया अकेला। अच्छा, ये हुआ क्यों, पहले इनका नाम देख लो। ये है कॉपर सल्फेट। क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट, कॉपर
सल्फेट, कंफ्यूज नहीं होना, ये जिंक है, ठीक है। ये क्या हुआ, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये तो पता ही है कि कॉपर है, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात समझना, कोई तो वजह होगी कि इस कॉपर की जगह जिंक आ गया, तो यहाँ पर मामला चलता है रिएक्टिविटी का। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है सोडियम की। सोडियम को अगर हम एयर में रख दें वो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही आग लग जाएगा। क्लियर है, उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा सोडियम की होती है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्ट करने की एबिलिटी। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है। अब सुनो, तो सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी है, किसी मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसी मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, कम है, ठीक। जैसे गोल्ड है, वो अगर हम उसको एयर में रख दें तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आयरन को हम रख दें तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा, ठीक है। तो आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। और ये बात सुन, इसीलिए गोल्ड महंगा है। अब सुनो, अब यहाँ पर जिंक ने कॉपर को क्या किया, रिप्लेस। क्यों किया, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है। लिख देंगे रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर। आई बात समझ में बेटा, जो जिंक की रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस, और डिस्प्लेस किया तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। अब इसमें देखो, ये क्या है, लेड है, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है, क्या है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बना, ये लेड क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, लेड क्लोराइड, और कॉपर रह गया अकेला। अब यहाँ पे सीन क्या है, क्योंकि लेड की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा, तो इसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, इसका पावर ज़्यादा है, इसका बोलबाला है, इसने दूसरे वाले को बेटा बोला कि चल तू निकल, ठीक है, और ये इसकी जगह पर आ गया। आ रही है बात समझ में। तो रिएक्टिविटी ऑफ लेड इज मोर देन कॉपर, लिख लोगे ना, रिएक्टिविटी ऑफ लेड इज मोर देन कॉपर। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आसान है। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही काम क्या होगा, दो कंपाउंड्स के बीच में होगा, दो आयनी कंपाउंड्स के बीच में होगा। देखो कैसे, AB प्लस CD आयनी कंपाउंड है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, और उसके बाद दो नए कंपाउंड बनेंगे। दो नए कंपाउंड कैसे बनेंगे, देखो, आयन का एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ, A प्लस को ऐसे ही रहने दो, एंड इसकी जगह कौन आ गया, D, देखो ना, इसकी जगह ये आ गया, और ये C के साथ चला गया, यानी C प्लस B माइनस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किसी एक की रिएक्टिविटी दूसरे से क्या है, ज़्यादा है, तो उसने हटा दिया उसको। मान लो A की जो रिएक्टिविटी है वो C से क्या है, ज़्यादा है, तो A ने C को हटा दिया। क्लियर है, तो C जाके A की जगह पे चिपक गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो आयंस डिस्प्लेस हो रहे हैं, दो आयंस डिस्प्लेस हो रहे हैं। देखो, A आ गया D के पास और C चला गया B के पास, तो यहाँ पर दो आयन डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज हो गया आयन का, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जब आयन का एक्सचेंज होगा तो अपन उसको प्यार से क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि AgNO3 में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बताया था मैंने, सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है सिल्वर से। क्लियर है, तो ये क्या करेगा, सिल्वर को हटा के इसकी जगह पर आ जाएगा और सिल्वर इसकी जगह पे चला जाएगा। अरे ये बात समझ में, तो यहाँ पर हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये तो पता ही है यार, ये क्या बना, सिल्वर क्लोराइड, और ये सोडियम नाइट्रेट। हाँ, आया समझ में, मजा आ रहा है।
ठीक है, यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डेफिनेशन क्या हम कुछ चेंज कर सकते हैं? इसको तो मत करो, इसको ये रहने दो। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, या फिर हम इसमें ये बोल सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए का इस्तेमाल करना, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड इसमें हम लिख सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेकन प्लेस, दोज रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेकन प्लेस नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फायदा होगा जब आप कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे। ठीक, बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, एंड आई थिंक ये 5वां ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सीधा सा मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कोई रिएक्शन है, ठीक है, अगर उस रिएक्शन के अंदर किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होगा उस एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ तो वो ऑक्सीडेशन, और किसी भी एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर कार्बन और वाटर दोनों को इंटरमिक्स किया गया, ठीक है, रिएक्ट करवाया गया, तो उस केस में क्या था, जो H2O है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन अलग होकर किसके साथ चिपक गया, कार्बन के साथ। यानी भाई कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, किस में, कार्बन में। तो जिस एलिमेंट में होगा उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी लिख लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टेकन प्लेस, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, और अच्छा लिखना चाहो तो टेकन प्लेस। ठीक है बेटा, तुम काहे मिट रहे हो यार। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हो गया क्योंकि रिएक्शन के बाद कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन के अंदर देखो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, एंड क्या अलग निकल जाता है, सल्फर। अब ध्यान से मेरी बात समझना, जब रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन आपको क्या फ़र्क दिख रहा है कि जब रिएक्शन के पहले जो हाइड्रोजन है वो सल्फर के साथ था, लेकिन रिएक्शन के बाद सल्फर क्या है, अकेला, यानी सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव। यानी यहाँ पर सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से होगा उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो लिख लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टेकन प्लेस। आया समझ में, आसान है। चलो, दो चीजें तो क्लियर हो गई कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्लियर है। तो सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जिस एलिमेंट से ऑक्सीजन अलग हुआ है, जिस एलिमेंट से ऑक्सीजन अलग हुआ है, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए जिस एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, अलग हुआ है, वो एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर H2O था, इधर जाने पर देखो ऑक्सीजन नहीं है H2 के पास, यानी जो
हाइड्रोजन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्लियर है, तो ध्यान रखना जिस एलिमेंट में से ऑक्सीजन रिमूव होगा वो एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन जाके ऐड होगा वो क्या होगा, उस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट में जाके ऐड होगा उस एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए, जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से मेरी बात समझ लेना। यहाँ पर क्या चेंज है कि जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव होगा उस एलिमेंट का होगा ऑक्सीडेशन। जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव होगा उस एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है। और जिसके साथ, आफ्टर रिएक्शन जिसके साथ हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन जिसके साथ जाके चिपकेगा, तो आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन किसके साथ चिपका, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन की वजह से जो हाइड्रोजन है वो सल्फर से क्या हुआ, अलग। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को अपने साथ ले लिया। क्लियर है। तो जिसने हाइड्रोजन को रिमूव करने में मदद किया वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। अब दूसरे लैंग्वेज में, अब देखो मैंने तरीका आपको बता दिया है, आप जिस मर्जी से याद करना चाहो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो भी ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में जिस एलिमेंट से ऑक्सीजन अलग होगा उस वो एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। और यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है, जिस एलिमेंट में आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन जाके चिपकेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। मेरी बात को फॉरवर्ड करके दोबारा सुनना। ठीक है बेटा। चलो, ये तो बात थी ऑक्सीडेशन की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, जो ऑक्सीडेशन है इसका हमारे जर्नल लाइफ पर ना बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन आवर डेली लाइफ। ठीक है। ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं पहले बनाया था, माइक ऑन करना भूल गया था। ठीक है। माइक की एक्चुअली में क्या बैटरी बचा के चल रहा हूँ, लॉकडाउन में मिलेगा नहीं, ख़त्म हो गया तो फिर आपको ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। तो दिक्कतें बहुत सारी हैं, फिर दोबारा ये सारा करवाना पड़ा। सब करवा दिया था मैंने, जब वीडियो बंद करने गया तो देख रहा हूँ कि यार हुआ ही नहीं। मैंने कहा चलो दोबारा कर लेते हैं। तो पहला है कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है बेटा। और दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड्स। एक तो है मेटल्स का खराब हो जाना, ठीक है, कोरोड हो जाना, उन पे जंग लग जाना मान लो। एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड, खाने का खराब हो जाना, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। ठीक है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिलहाल हम ऑक्सीडेशन के बाद करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा मुझे। एंड रेडॉक्स करेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों को करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में है भाई कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, किसी रिएक्शन में अगर किसी रिएक्शन में जिस एलिमेंट में आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा उस एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी रिएक्शन में जिस एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव कर जाएगा, ठीक है, उस एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक, जैसे कि जैसे कि
यहाँ पर H2S है एंड Cl2 है, हमें मिला 2HCl एंड सल्फर। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि रिएक्शन के बाद जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के पास जाकर चिपक गया, और रिएक्शन के पहले किसके पास था, सल्फर के पास। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में हुआ, क्लोरीन में। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा भाई कि रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टेकन प्लेस यानी रिडक्शन ऑफ क्लोरीन हुआ। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के साथ कौन चिपका जाके, हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिस एलिमेंट में होगा उस एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी रिएक्शन में तो इस रिएक्शन में देखो कार्बन प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन ऑक्साइड CO। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में रिएक्शन के पहले देखो ऑक्सीजन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। रिएक्शन के बाद देखो क्या हाइड्रोजन के साथ है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ है ऑक्सीजन, नहीं है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, किससे हुआ, हाइड्रोजन से, यानी रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन टेकन प्लेस। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी तुम्हें कभी। जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव हो गया उसका रिडक्शन हो गया, जिस एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हो गया उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर है, ऑक्सीडेशन का सीधा सीधा उल्टा है। अगली चीज, सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। वो सब्सटेंस जिससे हाइड्रोजन अलग होगा, वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा उस एलिमेंट का क्या हुआ, रिडक्शन। और जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तभी तो दूसरे जाके चिपकेगा, तो जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो एलिमेंट कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान से मेरी बात समझना, रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन किसके पास था, सल्फर के पास। रिएक्शन के बाद क्या सल्फर के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, यानी हाइड्रोजन को सल्फर ने क्या कर दिया, दे दिया। किसे दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। यानी जो सल्फर है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। लिख लेंगे सल्फर इज रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में, ध्यान से मेरी बात समझो ना। मैंने बोला जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है, उसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक, और जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन अलग हुआ वो एलिमेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, चलो अब आओ इधर। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो जिस एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ठीक है, जिस एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव हुआ उस एलिमेंट का क्या हुआ, रिडक्शन। और जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जाके चिपक गया, जिस एलिमेंट के साथ, अबे जिससे अलग हो गया, जिस एलिमेंट से ऑक्सीजन अलग हुआ उस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ। और जिस एलिमेंट से जाके ऑक्सीजन चिपक गया उस एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिएक्शन के बाद देखो हाइड्रोजन से अलग हुआ तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन, और चिपका जाके किसमें, कार्बन में। तो कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में, तब मस्त। चलो एक और है, 7th, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो, वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट जो है ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा वाला क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होगा, ठीक है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाए दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो जाए, तो हम बोलेंगे वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। जैसे कि
यहाँ पर देखो CuO प्लस H2 रिएक्ट करवाए, आफ्टर रिएक्शन, ध्यान से मेरी बात समझना, आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का, तो लिख लेंगे रिडक्शन ऑफ कॉपर टेकन प्लेस। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? अच्छा, और रिएक्शन के बाद अब इससे तो अलग हुआ ना, तो जिससे अलग हुआ उसका रिडक्शन हो गया। अच्छा, चिपका जाके किस में, हाइड्रोजन में चिपक गया, यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टेकन प्लेस। क्लियर है? तो ये थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है बेटा, ये हो गया ख़त्म। अब डेली लाइफ में जो उथल पुथल मचाता है हमारा ये ऑक्सीडेशन, उसकी बात करेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी की। ठीक है, बात करते हैं कोरोजन की। ठीक है, तो कोरोजन क्या है ना, कि डेफिनेशन के पहले ना समझ लो एक बार, क्योंकि आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझो तो ज़्यादा बढ़िया है। लिखना आपको एग्जाम में यही सब है, जो डेफिनेशंस मैंने कराए आप एग्जाम में प्योरली लिख सकते हो, आपके नंबर नहीं काट सकता टीचर। क्लियर है? बेफिक्र रहना बिल्कुल इस चीज़ के लिए। अब सुनो, कोरोजन क्या है कि कोई भी मेटल, अधिकांश मेटल, कोई भी मेटल नहीं, अधिकांश मेटल अगर ऑक्सीजन यानी एयर, ठीक है, वाटर या फिर केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि ये मेटल क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अरे बात समझ में, टूटने लगते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि जो मेटल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। क्लियर है? अगर हम इसको डेफिनेशन में देखें तो कोरोजन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इन विच मेटल्स आर ब्रेक डाउन। मेटल्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। किसकी वजह से? बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और केमिकल। एयर, वाटर और केमिकल के, केमिकल यानी एसिड के एक्शन की वजह से। क्लियर है? कोई भी मेटल है अगर वो एयर, वाटर या केमिकल के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो सरफेस है ना वो टूटने लगता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, अगर लोहे की चीज़ें होंगी तो उनके ऊपर जंग लगने लगता है, यानी उनमें क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। क्लियर है बेटा? और जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता, आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, क्लियर है, तो उसमें रस्टिंग, वो जो रेडिश ब्राउन कलर का जो पाउडर होता है उसको हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं उसको? रस्ट। क्लियर है? एंड आयरन में क्या होने लगता है, रस्टिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। क्लियर है? वो पाउडर जो है ना रेडिश ब्राउन कलर का, वो रस्ट है, और रस्ट बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है, रस्टिंग है। क्लियर है? तो देखो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा। व्हेन एन आयरन आर्टिकल, जब कोई आयरन आर्टिकल हवा में हम छोड़ देंगे, पानी में डाल के छोड़ देंगे, तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का क्या चढ़ने लगता है, एक लेयर चढ़ने लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मुझे पता है, मैं भी 10th में था, हमें सब समझ में आ जाता है, सब अच्छे समझ में आता है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में ना रहता है कि एग्जाम में क्या लिखना है, तो इसीलिए मैं डेफिनेशंस में डील कर रहा हूँ। समझा मैं रहा हूँ? इसीलिए जो पोर्शन है वो हमारा काफ़ी लंबा जा रहा है, ठीक है, और 3-4 पार्ट में हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करा रहा हूँ कि मतलब नहीं बनता कि कुछ छूटेगा और आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो देखो, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। एक्चुअली में हुआ क्या कि आयरन था, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ठीक है, तो ये बन जाता है Fe2O3 एंड H2O डॉट H2O। H2O भी रहता है इसमें, क्योंकि जो रेडिश ब्राउन कलर का जो पाउडर होता है ना उसमें थोड़ी सी नमी भी रहती है। ठीक है, तो Fe+O2 गिव्स Fe2O3 डॉट H2O। आयरन है, ऑक्सीजन है, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड HYDRATED, पता नहीं दिख नहीं रहा आपको, तो HYDRATED, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है बेटा, लिख लेना, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्लियर? Fe2O3 डॉट H2O रिएक्शन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है। एंड इसी को ना, ये जो चीज़ है ना Fe2O3 H2O, इसी को हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो लिखा है ना, ये रस्ट, ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ इसको, रस्ट, यही है रस्ट।
इसी को बोलते हैं रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला है, क्लियर है, याद रखना, 1 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, कोरोजन से डैमेज भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है, क्योंकि आपने अधिकांश चीज़ें लोहे की बनी हुई देखी होंगी, ब्रिजेस हो गए। अच्छा, किसी और मेटल्स पे भी कोरोजन होता है, जैसे कि देखो सिल्वर पे कोरोजन की वजह से ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है। घरों में चांदी का अगर कोई सामान होगा, जैसे मम्मी हमारी पायल वगैरह पहनती हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर देखना ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर, ठीक है, तो वो क्या है एक्चुअली में, उनमें क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, ठीक है। और सॉरी, कॉपर, जो कॉपर है ना, कॉपर, उसके ऊपर कोरोजन की वजह से ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ग्रीन कलर की लेयर, ठीक है। हाँ, बचपन में ना कॉपर वगैरह वैसे ही हम देखते थे, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ी होती थी, तो हमें लगता था कोई कीड़ा वीड़ा है, ठीक है, लेकिन जब पढ़ा तब पता चला वो क्या होता है, रस्ट होता है। किसका रस्ट होता है वो? तो अब हम बात करते हैं डैमेज बाई कोरोजन, यानी कोरोजन से क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, कोरोजन से डैमेज, अधिकांश चीज़ें जो हैं वो आयरन की बनी है, ट्रेन हो गया, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बने हैं अगर ये लोहे के, तो इनके ऊपर कोरोजन होगा, कोरोजन होगा तो रिपेयरिंग पे खर्च होगा, कई बार अगर रिपेयरिंग टाइम पे नहीं हुआ तो नुकसान ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा पुल वगैरह कोलैप्स कर जाते हैं, गिर जाते हैं, बिल्डिंगें वगैरह गिर जाती हैं, क्लियर है। तो वो सब किसकी वजह से होता है, कोरोजन की वजह से। या फिर कई बार अगर वायर्स में अगर कोरोजन का इफेक्ट है और पता नहीं लगा, तो वो एक मतलब पूरा ब्रेकेज कर देगा। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स कैन बी कॉज फायर, ये फायर भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से आग लग जाती है, ठीक है। या फिर ऑयल पाइपलाइंस, अगर ऑयल पाइपलाइंस हैं वो भी लोहे की बनी होती हैं, वो ब्रेक कर जाती हैं तो तेल फैल रहा होता है, पता नहीं चलता किसी को, ठीक है, तो वही बहुत नुकसान होता है। केमिकल प्लांट्स में भी लीक हो जाता है, ठीक है। तो ये सब तो डैमेजेस हैं कोरोजन के। एडवांटेज भी है कोरोजन का, ऐसा ना सोचना एडवांटेज नहीं है, कोरोजन का एडवांटेज भी है, फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना। ये कोई लोहे की बनी हुई चीज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर ना, यहाँ पे इन सब के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दूंगा, ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दूंगा, यानी मैंने क्या किया, मेटल लिया, मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराया और वो लेयर मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। तो फ़ायदा पता है क्या होगा, अगर ये मेटल की चीज़ है और इसके ऊपर मैंने कोई ऑक्साइड की परत चढ़ा दी, तो फर्दर ऑक्सीजन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर पाता, यानी कोरोजन प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन से बचना है तो इसके ऊपर कोरोजन की लेयर चढ़ा दो, यानी ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दो, तो फर्दर कोरोजन नहीं होता। हम अपने घरों में पेंट लगाते हैं ना, वो क्या है भैया, कोरोजन के ऊपर कोरोजन लगा रहे हो तो अंदर जो लोहा है वो बचा रहता है हमारा। तो देखो, सरफेस कोरोजन फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर, जो ऑक्साइड की लेयर है, विच फर्दर प्रोटेक्ट द इनर मेटल। हम मेटल के ऊपर अगर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दें तो वो फर्दर कोरोजन को रोक देता है और कोरोजन नहीं होने देता, ठीक है। तो ये एडवांटेज है, कोरोजन प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन ही कोरोजन से बचाता है। प्रिवेंशन बाई कोरोजन, प्रिवेंशन बाई कोरोजन के लिए क्या करते हैं, जिंक मेटल को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिंक मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं एंड जिंक ऑक्साइड बनाते हैं, और जिंक ऑक्साइड की परत आयरन की जो बनी हुई चीज़ें हैं उसके ऊपर चढ़ाते हैं प्राइमर। सुना है ना, प्राइमर की जो परत, वो ब्राउन ब्राउन कलर का जो एक लोहे के ऊपर चीज़ लगाते हैं ना, वो क्या है, जिंक ऑक्साइड है। डब्बे के ऊपर चेक करना लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं जिससे फर्दर कोरोजन नहीं होता। तो ये प्रिवेंशन बाई कोरोजन है, क्लियर है, तो आप इसको नोट करो। देन हम बात करते हैं रेंसिडिटी की, एंड ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो देखो, रेंसिडिटी क्या होता है ना, कि जब कोई भी ऑयली फूड आइटम्स, ठीक है, ऑयली फूड आइटम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है, उसका जो ऑर्डर है, वो चेंज हो जाता है, क्लियर है। तो हम बोलते हैं कि जो फूड है वो रेंसिड हो गया है, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कि व्हेन ऑयल्स एंड फैट प्रेजेंट इन फूड, फूड में ऑयल भी होता है एंड फैट भी होता है, जो प्रेजेंट होता है वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से स्मेल एंड टेस्ट क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम प्यार से बोलते हैं रेंसिडिटी। समझ में आ गया होगा।
अच्छा भाई इस रेंसिडिटी से कुछ बचाव भी है? बिल्कुल है। आप एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करो, ऐसे बर्तन में खाने को रखो जिसमें ऑक्सीजन पहुँचे ही नहीं, ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो पहला एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करो। दूसरा रेफ्रिजरेटर का यूज़ करो। रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता क्योंकि दरवाज़ा बंद कर देते हो ना, क्लियर है, तो ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एक तरीका और है कि ये जो ऑयली फूड आइटम्स हैं इनको फील करने से पहले, इनको किसी बर्तन में रखने से पहले हम उसमें क्या रख दें, हम उसमें क्या डाल दें, सॉरी, नाइट्रोजन गैस, नॉन रिएक्टिव, क्लियर है, नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन अगर हम उसके अंदर डाल दें तो भी ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, क्लियर है। एंड जो चिप्स पैकेट्स वगैरह जो आते हैं उनमें नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से पैकेट फूला होता है। बचपन में हम सोचते थे जो ज़्यादा फूला हुआ पैकेट होगा उसके अंदर भरा हुआ होगा, क्लियर है, लेकिन एक्चुअली में उसमें क्या होता था, नाइट्रोजन होता था, क्लियर है, जिसकी वजह से वो फूला रहता था, क्लियर है। और वो नाइट्रोजन किस लिए होता था, ताकि जो उसके अंदर चिप्स है वो सुरक्षित रहे, कुरकुरे सुरक्षित रहे, क्लियर है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। अब मैं आपसे मिलूँगा फर्स्ट चैप्टर में, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट चैप्टर डिस्कस नहीं करूँगी, ये मैंने आपको डेफिनेशन के तरीके से समझा दिया सब कुछ एकदम। अब मैं क्विक रिवीजन के लिए मिलूँगा आपसे, लेकिन आपका भी ये काम बनता है कि भाई अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ।